अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक से औलाद भी जागीर भी फितना, न हक़ के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट ज़फ़र खान, आपके अपने प्रोग्राम अनवीलिंग स्टार में। आज जो मैंने अल्लामा इकबाल का शेर पढ़ा है, अगर उस शेर पे मैं अपने तमाम व्यूअर से ये रिक्वेस्ट करूं कि थोड़ा सा गौर कीजिएगा और उसका रिप्लाई रिस्पांस इंशाल्लाह आपके कमेंट्स में देखने को मिलेगा। आज के हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट किसी तारुफ के मोहताज नहीं, माशाल्लाह हम सब के दिलदादा इसलिए क्योंकि जो भी हमारी यंग जनरेशन है, बल्कि यंग जनरेशन को छोड़ें, मैं अगर बात करूं कि अगर कोई बच्चा भी कहीं से गुजर रहा हो, कोई बड़ा भी गुजर रहा हो, कोई उम्र रसीदा भी क्यों ना हो, मेल हूँ फीमेल हूँ, तो उनका एक शौक़ होता है। वो क्या होता है कि कहीं से कोई हैवी बैग की साउंड दिखाई देती ना, जूम, तो वो कहते हैं यार भाई थोड़ी सी हमें भी सुनवा देना। तो जी जनाब, आज के हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट शारी ऑटोज़ के ऑनर मिस्टर अब्दुल बासित शारी, आइए आज हम आपको लेके चलते हैं। बल्कि इस प्रोग्राम के रेफरेंस के साथ आज हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कुछ हैवी बैग्स के हवाले से, कुछ स्पोर्ट्स बाइक के हवाले से, कुछ और चीज़ों के प्लस पाकिस्तान का सबसे बड़ी ऑटो स्पोर्ट्स मार्केट बाइक के हवाले से, उसके अंदर अकबर रोड के ऊपर उनका अपना शोरूम, अपना सेटअप, सारा कुछ मौजूद है। हम जान पाएंगे कि जी गरीब आदमी भी अपना ये शौक़ पूरा कर सकता है या नहीं। डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ तो सलूशन हम लोगों के लिए बनाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम बासित भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। इसमें कोई शक नहीं कि जब जूं की आवाज़ कोई बाइक कहीं से गुजरी तो हर बंदा मुड़ के ज़रूर देखता है कि यार ये क्या। और माशाल्लाह आपने मेरे ख्याल में कराची के अंदर लॉन्च करने वाले और एक ब्रांड लॉन्च करने वाले हैवी बैग्स में, स्पोर्ट्स बाइक में अपना एक नाम रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और एक अरसे से आप कर रहे हैं। अगर मैं अकबर रोड की बात करूं, अगर मैं कराची की बात करूं, कराची में अकबर रोड के ऊपर तो आई थिंक यू आर द ओनली वन, और सबसे पहले आपने लॉन्च किया। उसके बाद फिर दूसरे तीसरे बाकी लोगों ने स्टार्ट लिया, बट जो एक स्टैंडर्ड आपने मेंटेन रखा वो अभी तक शायद बाकी लोग बीट नहीं कर पाए। कराची में बाकी तो थे और लोग भी ये चीज़ें कर रहे थे, लेकिन कराची की मेन मार्केट, अकबर रोड की मार्केट के अंदर अपना सेटअप, अपना शोरूम लेके बैठना, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 70, 100, 150, 70 इससे ऊपर जो है बायर्स नहीं जाते। और जिस तरह के हालात हैं उन हालात के अंदर स्पोर्ट्स बाइक, हैवी बाइक्स को लाना, फिर उनको सेल करना, फिर कस्टमर्स के लिहाज से, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर मीडियम तबका और गरीब तबका आता है, आपको पता है। ज़्यादातर जो ऊपर लेवल का है तो वो जो इस तरह का शौक़ रखते हैं वो DHA के जो शोरूम्स हैं, बाकी शोरूम्स हैं, उनकी तरफ मूव करते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आपने इस जगह को सिलेक्ट किया? नहीं, देखें, सबसे पहले तो जो कराची की मोटरसाइकिल मार्केट है अकबर रोड, वो जी। इस वक्त एशिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल्स में, एशिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल मार्केट्स में से एक है। ओह ज़बरदस्त। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो बाइक्स होते हैं नॉर्मली, जी, इसके अंदर मेन चीज़ ये है कि जो बायर होता है ना, वो बड़ा चूज़ी होता है। बिल्कुल सही। उसको जहाँ पर भी एडवर्टाइजमेंट्स मिलती हैं वो उस तरफ जाता है, वो हमारे पास भी आता है, वो और भी जगहों पे जाता है। सेटिस्फेक्शन इसलिए होती है क्योंकि हम बेसिकली ज़्यादातर होलसेल बेस्ड बिजनेस करते हैं, तो उसकी वजह से हमारी प्राइसिंग में और बाकी दीगर लोगों की प्राइसिंग में काफ़ी फ़र्क होता है। दूसरी चीज़ ये है कि इस मोटर इंडस्ट्री में हमें तकरीबन, मेरे वालिद साहब के टाइम से हम लोग मौजूद हैं, स्पेयर पार्ट्स का भी हमारा बिजनेस है। और मैंने भी जब इनिशिएट किया था 2012 के अंदर, मैं पहले स्पेयर पार्ट्स के काम से आया था। बिल्कुल सही है। 2017 में मैंने कुछ चीज़ें ऐसी देखी, मुझे नज़र आया कि ट्रेंड है, एक स्कोप मौजूद है, तो मैं उसकी तरफ गया। तो मैंने 2017 अगस्त में फर्स्ट टाइम जो है एक कंटेनर मंगाया था, सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह तब से लेके आज तक रेगुलर बेसिस के ऊपर, कंटिन्यूटी के ऊपर हम काम कर रहे हैं, माशाल्लाह। अच्छा, जहाँ तक बात की जाए कि एक जो तबका है, आप सेलेक्टिवली, ये किसी एक तबके का शौक नहीं होता, ये हर बंदे का शौक, ये हर बंदे का शौक है। इसमें बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे होते हैं जो सालों से पैसे जमा कर रहे हैं और वो भी लेने आते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिन्हें फर्स्ट टाइम में ले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, बात कुछ हमारे जैसे गरीब लोग भी होते हैं कि यार थोड़े पैसे ये ले लो, थोड़े बाद में ले लेना, थोड़े बाद में ले लेना, वो देखिए पूरे हो जो फिर दे दे। हमारी ज्यादातर कोशिश ये होती है कि हम अपने कस्टमर को फैसिलिटेट करें हर हवाले से, चाहे वो आहिस्ता आहिस्ता लेना चाहे, चाहे वो जो है पूरे तरीके से एट अ टाइम वन शॉट पेमेंट करना चाहे, हर चीज़ हमारे पास अवेलेबल होती है। ग्रेट दैट। उसके अलावा एक सेलेक्टिवली ना, मैं मतलब जब इस बिज़नेस में आया था तो मैंने कराची के हवाले से ये देखा था कि यार मैं खुद इस चीज़ पे था कि यार जो ज़्यादातर मार्केट होगी वो साउथ मार्केट होगी,
और वहाँ से ही कस्टमर आएगा। पर मैंने इसको एनालाइज किया, आज मैं अगर अपनी बाइकों की कैलकुलेशंस करूं तो मैं 2-3 हज़ार बाइक्स जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो सेल कर चुका हूं अभी तक, माशाल्लाह। तो अगर मैं उसके अंदर जाऊं ना, अगर मैं उसको तरीके से एनालाइज करूं जी जी, तो मैं ये कहता हूं कि साउथ का जो कस्टमर है वो सिर्फ 10% है। मेनली वो इलाके जहाँ से हम तसव्वुर नहीं करते थे कि यार यहाँ से भी कस्टमर आएगा, लाइक कोरंगी से मैं कहता हूँ कि मैंने जो बाइक्स बेची हैं उसमें 40% जो शेयर होगा वो कोरंगी का है। ये हम हैवी बाइक्स की बात जी, मैं हैवी बाइक्स की बात कर रहा हूँ। औरंगी टाउन, लियारी, ये वो इलाके हैं जहाँ से लोग सोचते हैं कि यार यहाँ पे बाइक्स नहीं बिकेंगे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे हमारे भाइयों के पास बहुत अच्छी कुव्वत खरीद रहती है। अब इसी के ऊपर मैं आपसे बात करूँ, हम देखें, एक चीज़ होती है पैसे, एक चीज़ होती है शौक। बिल्कुल। अब जैसे बकरीद का माहौल आता है, जी जी, तो हम कहते हैं कि यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त अफसर है और इसके ऊपर जो है हर जगह से ख़रीदारी होती है। मगर जब कैटल फार्मिंग बिजनेस पे आप किसी से भी बात करेंगे तो वो आपको जो मेन मार्केट बताएगा वो आपको साउथ बताएगा, खारादर वाला एरिया, वो आपको डीएचए नहीं बताएगा। वो बोलेगा कि यार खारादर पे जो सेल है, या इन इलाकों के अंदर नाजमाबाद में जो सेल है, पापोश वाली साइड पे जो सेल है, वो उन इलाकों में नहीं है, क्योंकि ये शौक का आइटम है। शौक एक दूसरे के साथ मिल के पूरा होता है। तो यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अकबर रोड पे भी हैं और हम दीगर जगहों पे भी अभी मूव करने का और सोच रहे हैं कि हम वहाँ पर भी अपना काम करेंगे। ब्रांचेस ओपन कर रहे हैं, ब्रांचेस ओपन करने का भी जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अकबर रोड पे भी हमारी डीलरशिप्स हैं, हमारे बहुत सारे भाई हमारे साथ मिलकर काम करते हैं और हमें इस चीज़ पे खुशी होती है कि हमारे एक नेटवर्क से और मजीद लोग हमारे साथ जुड़े। रिस्क के साथ रिस्क जोड़ रहा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा एक मानना है कि अल्लाह पाक की तरफ से, अल्लाह पाक ने जिसके लिए जो लिखा है वो उसको मिलना है। बेशक। इसमें मैं अगर सोचूं कि अगर मैं सबको हटा के मैं अकेला चला जाऊंगा तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। ये सिर्फ सोचने की बात है, उसमें बरकत भी खत्म हो जाती है। कंपटीशन एक अच्छी चीज़ है कि यार मैं सोचूं कि यार मैं इससे बेहतर चीज़ लाऊं, मैं अपने कस्टमर्स के लिए इससे बेहतर चीज़। अब रिसेंटली हमने तकरीबन 12 से 14 नए मॉडल लॉन्च किए हैं। अभी तकरीबन 4 मॉडल लॉन्च हो चुके हैं और 10 मॉडल हमारे पाइपलाइन में है, जो इंशाल्लाह ताला 2024 खत्म होने से पहले सब कुछ लॉन्च हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। इसमें हम बड़े स्पेसिफिकेशंस के बाइक भी ला रहे हैं, जो जापानीज बाइक से जो है वो जो बड़े बाइक्स होते हैं उनसे जो है कंपटीशन के अंदर। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो पाकिस्तान की मोटर इंडस्ट्री के अंदर आने वाले 1-2 साल में बहुत सारे नए मॉडल आएंगे और बहुत सारी नई चीज़ें होंगी इंशाल्लाह। एक अच्छी उम्मीद जो है वो वाबस्ता है। लेकिन जो कोविड का एक टाइम गुजरा है उससे बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ा था? अच्छा देखिए, कोविड के ऊपर ना बहुत, क्योंकि आपने बताया कि आपका कंटिन्यू बिजनेस रनिंग में था, आपने उसमें कहीं ये नहीं दिखाया कि हाँ कहीं गैप आया था। सर कोविड का जो टाइम आया ना वो बड़ा मुश्किल टाइम था एक तरीके से, क्योंकि हम जो काम करते हैं उसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि हमने एक कंटेनर मंगाया, वो चाइना से हमारे पोर्ट पे पहुंच गया। बिल्कुल सही। एक कंटेनर हमारा रास्ते में और एक कंटेनर हमारा वहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है। हमारा काम इस साइकिल के ऊपर चलता है। सही। अब कोविड में क्या हुआ, कोविड में एक कंटेनर पाकिस्तान पहुंच गया, रिलीज हो गया हमारे वेयर हाउस में, दूसरा भी वेयर हाउस में, तीसरा भी वेयर हाउस में। तो ये वेयर हाउस में जमा होता है। वेयर हाउस में जब सब जमा हो गया तो हमें परेशानी हुई। मगर देखें हर चीज़ का एक वक्त होता है। अब कोविड के टाइम पे जैसे ही गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस को ऑफ किया, मुझे नहीं याद पड़ता कि इतनी तेज सेल कभी हुई होगी। एक्स स्टॉक अवेलेबल था। मेरा जो 3 कंटेनर्स का स्टॉक था वो विद इन 15 डेज हमने जो है वो पूरा रिटेल किया, होलसेल नहीं रिटेल किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के बड़े फजल से है कि भाई बंदा जब बैठा हुआ और क्योंकि देखें कोविड के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें थी। अब मैं कोविड के अंदर सिर्फ इसी टेंशन के अंदर बैठ जाता तो वो बड़ा गलत रहता। फिर मैंने उस पर सोशल मीडिया के ऊपर जो है अपने रिव्यूज़ डालना शुरू किए, लोगों को समझ। अब उसमें ये हुआ कि जब लोगों ने हमें देखना शुरू किया तो वो फ़ौरन आ गए। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। अभी बिज़नेस को आप कहाँ देख रहे हैं, जिस तरह से हालात चल रहे हैं और महंगाई की तरफ है, यहाँ तो अब दाल रोटी कमाना भी बड़ा मुश्किल है, यूटिलिटी बिल्स एक आम आदमी के लिए, फिर वो अपने शौक़ कैसे पूरे करेगा इस तरह की बाइक्स और स्पोर्ट्स बाइक के हवाले से? इसमें ना 2 किस्म की चीज़ें होती हैं। जी। यूटिलिटीज़ हर जगह, एक तो इन्फ्लेशन ने ना पूरी दुनिया को हिट किया, ये तो है। हम जहाँ पर भी जाते हैं, जहाँ पर भी देखते हैं, इन्फ्लेशन ने हिट किया। अच्छा, मज़ीद इशू ये आया कि 2021 से लेके 2024 तक ना एकदम कॉस्ट ऑफ गुड्स डबल हो गई है। सही है। जो कंटेनर के ऊपर हमारी एक लागत होती थी आज उससे तकरीबन 2 टाइम ज़्यादा हमारी जा रही है। एक्सचेंज रेट बढ़ गया, फ्रेट रेट एकदम बढ़ जाता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं। उसमें हम अपने कस्टमर को फैसिलिटेट करते हैं इंस्टॉलमेंट प्लान्स के थ्रू।
ओह वाह, अच्छा, जबरदस्त। बाइक्स जो हमने मंगाए पहले तो 4-4 इंस्टॉलमेंट लाख। डायरेक्टली आपके थ्रू होती है या बैंक जी जी उसमें हमारे इन्वॉल्व थ्रू करते होती है। अब हमने खुद भी शुरू कर दी है, बैंकिंग Good. सेक्टर के थ्रू भी होती है, काफ़ी Good. सारे प्रोसीजर्स हैं जिसके अंदर आ जाता है। हैं? गुड दैट। अब मेनली क्या है कि एक तो ये चीज़ हो गई, बाकी दूसरी चीज़ जो मैं देख रहा हूँ इस वक्त, जो जो इस वक्त नज़र आ रही है कि अब जो मुल्क का जो ट्रैक बन रहा है ना वो इंडस्ट्री की तरफ चल रहा है। बिल्कुल सही। अब रियल एस्टेट से पैसा निकलना शुरू हो गया है, अब इंडस्ट्री की तरफ जा रहा है, जो कि अल्टीमेटली बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये चीज़ एक लॉन्ग रन के अंदर आपके मुल्क को सस्टेन करेगी, आपकी इकोनॉमी को ग्रोथ करेगी। बिल्कुल सही। अब ये देखना है कि वो कितने टाइम तक रहता है, क्योंकि देखें बेसिक क्या चीज़ है, हमारी जो पीछे होने की वजह जो थी ना, वो पिछले 20 साल में सिर्फ और सिर्फ एक ये थी कि हमने रियल एस्टेट को जो है ना बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया था। रियल स्टेट डेफिनेटली देयर इज़ नो डाउट कि पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा टॉप पे गया है, और लेकिन अब काफ़ी मंथ से जो है वो हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा एक नीचे आके एक रुक गया है। नहीं अब देखिए, वो पोजीशन नहीं है। टॉप पे जाना इज नॉट अ इशू, मतलब वैल्यू बढ़नी चाहिए। हर बंदा कहता है कि यार मैंने इन्वेस्टमेंट भी तो ली है। सबकी वहाँ जा रही थी जी ना? जी मैं वही, अब देखिए एक होती है वैल्यू बिल्डिंग, जी जी एक होती है मैनिपुलेशन। जी। अब मैनिपुलेशन क्या है कि एक ही दिन में एक फाइल लाख की बिकी, 1.25 लाख की बिकी, 1.5 लाख की बिकी, 2 लाख की बिकी, वो एक ही जगह पे वो फाइल 3 लाख रुपए की हो गई। मैनिपुलेशन तो वो तो उनकी अपनी manipulation है ना, ना। जो बैठे हुए हैं रियल स्टेट वाले। अब सर उसमें क्या हुआ, उसमें मसला सबसे बड़ा ये आया क्या वो खुद कि- ही खरीद रहे हैं, खुद ही बेच कि रहे सब- हैं? सर आपस वो में हो आपस में गया। खरीद अप्रोच अब चल उसमें रही है। मसला क्या हुआ कि एट द एंड मरा कौन? हम्म। मरा कौन? मरा वो User? गरीब आदमी User end? जिसने सोचा कि यार मैं तो ये चीज ले रहा हूँ, अब ये 3 लाख की है, ये हो जाएगी एक महीने में 5 लाख की। ऐसा हुआ नहीं। वो लाख रुपए की भी नहीं रही। तो क्योंकि ये एक्चुअल प्राइस तो लाख पे रुकी हुई थी ना, वो तो है ही आपस में उसकी लेन देन growth। चल रहा था। आपको याद होगा एक कुछ टाइम पहले एक इंडिया की एक मूवी आई थी, उसका नाम था बदमाश कंपनी। उसमें वो एक स्कैम करते हैं। सही। स्कैम क्या होता है कि वो एक दोस्त होता है, वो बैंक से लोन लेता है और एक प्रॉपर्टी खरीदता है $1 लाख की। सही है। उसी का दूसरा दोस्त $2 लाख की उसी से ले लेता है और वो भी बैंक से लोन लेता है। सही है। तीसरा दोस्त वो $4 लाख की ले लेता है। अब होता ये एंड में तीनों डिक्लेयर करते हैं कि जी हम बैंकरप्ट हो गए हैं, और बैंक आके वो $1 लाख की प्रॉपर्टी वापस को ले लेता वापस है। ले लेता तो उनको 3 लाख बच गया। जी। अब हुआ ये, उसमें तो वो फंस गए, मगर यहाँ पे फंसा कौन? जिसने बैंक के बाद भी खरीद लिया था। या यूजर एंड ये फंसा। हैं। देखिए मैं एक चीज़ बात करूँगा, मैं किसी कारोबार के अगेंस्ट नहीं रहता, बिल्कुल सही। मगर हमारे मुल्क को नीचे लाने में रियल एस्टेट का बहुत बड़ा किरदार है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि लेट सपोज अगर हम थ्रू इन्फ्लेशन चले जाएं, तो 2003-04 को अगर आप असेसमेंट करें तो 2003-04 में नॉर्थ आज़माबाद ब्लॉक डी में जी अगर एक घर था ना तो उसकी वैल्यू थी 16 लाख, 17 लाख, 18 लाख, ऐसे बिल्कुल ऐसी थी, नो डाउट। डॉलर उस वक्त 60 रुपए का हुआ करता था। आज डॉलर हम 300 पे अज्यूम कर लेते हैं, 280 पे नहीं करते। जी बिल्कुल सही। तो 5 टाइम्स डॉलर बढ़ गया। बिल्कुल ऐसा। अगर उसके 16 लाख रुपए के हिसाब से आप जाएंगे ना तो प्रॉपर्टी वैल्यू आज 90 लाख रुपए होनी चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मगर आज वो प्रॉपर्टी वैल्यू है 8 करोड़ रुपए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये क्यों है? ये इसीलिए वो कि पता हर नहीं बंदे ने कितनी investment की। मल्टीप्लाई करें, कितने 100% ऊपर जा चुकी है। सर वजह यही है ना। अब हुआ ये कि हमें एक जो हमारे उस्तादों में से हैं वो एक मिसाल देते हैं कि मेन इशू क्या हुआ, मुल्क जो है वो बेड़ा गर्क किधर हुआ। कि एक वालिद साहब थे, उन्होंने 2 बच्चों का हिस्सा किया। उन्होंने कहा यार तुम्हें भी 5 करोड़ दिए, तुम्हें भी 5 करोड़ दिए, जाओ बिजनेस करो। एक ने काम शुरू किया, कारोबार करना शुरू किया, उसने फैक्ट्री लगाई, असेंबली लाइन लगाई, प्लांट्स लगाए, आउटलेट्स लगाए, इन्वेस्टमेंट डाल सुबह 9 बजे गया, शाम 5 बजे आया। उसके अलावा लेबर मैनेजमेंट की बहुत ठीक ठाक मेहनत की एक साल। बिल्कुल सही। एक ने 5 प्लॉट खरीद लिया। साल बाद हिसाब हुआ, जो 5 करोड़ वाला जो 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 सबसे ज़बरदस्त परफॉर्मर था वो गया, उसने बोला हिसाब किताब लेकर गया, उसने कहा जी मैंने आपके 5 करोड़ को 6 करोड़ रुपए कर दिया। जो दूसरा था जिसने कोई काम नहीं किया, सिर्फ 5 प्लॉट लिए, उसने कहा जी मैंने 4 प्लॉट जो है वो उसके 12 करोड़ बन गए हैं, और 3 करोड़ का एक प्लॉट है वो अभी भी रखा हुआ है। तो वो जो 1 करोड़ वाला था ना, जिसने 1 करोड़ का, हालांकि 1 करोड़ का कोई कम वैल्यू नहीं, बहुत ज़बरदस्त है, मगर उसने ये देखा कि यार मैं 1 साल के अंदर यहाँ आया और अगले ने जो है वो डबल ट्रिपल कर लिया, और वो उठता भी 3 बजे था और 4 बजे आ जाता था। तो यार मैं किधर खड़ा हूँ? उसने क्या किया, उसने अपनी इंडस्ट्री को किया बंद और रियल एस्टेट की तरफ आ गया। रियल एस्टेट में। अब हुआ क्या कि उससे एक कॉटेज इंडस्ट्री बंद हो गई। उसने रिकमेंड किया दूसरे को, दूसरे की भी कॉटेज इंडस्ट्री बंद हो गई, तीसरे को किया, सब इस तरफ मूव होना शुरू हो गए। अब इससे क्या हुआ, तमाम मुल्क की जो कॉटेज इंडस्ट्री थी वो बंद हो गई।
अब जब कॉटेज इंडस्ट्री बंद हुई तो आपका इंपोर्ट बिल बढ़ना शुरू हो गया। बिल्कुल जो सही। प्रोडक्ट आप लोकली मैन्युफैक्चर्ड करते थे वो प्रोडक्ट अब आपको इंपोर्ट करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से आपका फॉरेन एक्सचेंज भी कम हो रहा है, जिसकी वजह से आपके इंपोर्ट बिल के ऊपर ज्यादा जा रहा है, बैंक में डॉलर शॉर्ट हो रहे हैं। तो ये वजह है आपका जो एक क्राइसिस सिचुएशन है। यानी कि आप ये एक ब्लेम दे रहे हैं कि रियल एस्टेट का एक बहुत बड़ा हाथ है जिसने मुल्क का बेड़ा बिठाया। मैं ब्लेम नहीं कह रहा हूँ, मैं अच्छा, आपको ये फैक्ट्स एंड एक फिगर्स रियलिटी के ऊपर है। बात कर रहा हूँ। देखिए मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, मैं खुद, मेरे बहुत सारे जो दोस्त हैं वो उस चीज से वाबस्ता हैं। ये एक्चुअल आईना दिखाया आपने। मगर आज मसला क्या है? आज मसला क्या है कि आज सब कुछ ठीक, अब देखिए ना, अब पिछले 3 महीने में हर चीज स्टेबल होती जा रही है। एक्सचेंज रेट आपका स्टेबल है, चीजें आपकी स्टेबल होना चाहिए, टैक्सेशन के अंदर इजाफा है, मगर ओवरऑल स्टेबिलिटी है। मगर रियल एस्टेट क्यों नहीं काम कर दे रहा? उसकी वजह ये है कि बबल इकोनॉमी थी। वो बबल एक जो बने जा रहा था वो बबल फट गया, ब्रस्ट हो गया। अब जो दीगर सोसाइटीज थी जहाँ पे बबल बने, जहाँ पे लोगों ने दे मार 4.5 कारोबार किया और जो बस आप कहें कि सुबह से लेके रात तक काम ही काम चल रहा था, आज वहाँ पे कुछ भी नहीं। बिल्कुल ऐसी। तो वो वजह यही बनी कि आपने पैसा, एक पिक्चर सामने आ गई, लोगों ने अपने रनिंग कैपिटल से पैसा निकाल के वहां डाला कि यार यहाँ तो भी बढ़ रहा है, हम यहाँ से पैसा उठा लेंगे, मगर वो एकदम फट गया। अब मसला ये है कि अगर आपके 2 करोड़ रुपए इंडस्ट्री के अपना रियल एस्टेट में लगे हुए हैं, तो आज आप अगर उसका एग्जिट लेने खड़े हो तो आपके पास वो 1 करोड़ रुपए, तो आप ये कहते हो कि यार मैं ये 2 करोड़ को 1 करोड़ क्यों करूं? तो आप अभी भी अंदाजे पे और उस चीज में लगे हो कि यार ये शायद 2 करोड़ हो जाए। मगर मेरा ये कहना है कि ठीक है, वो एक आर्टिफिशियल कीमत थी। जैसे कि आपको याद होगा कि कुछ टाइम अब देखिए ना, हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है, हमारे एक लॉन्ग रन लोगों की ही सोच नहीं, ये मैनिपुलेशन करने वाली गवर्नमेंट नहीं है। बासित भाई, इसमें मैं एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहूँगा। एक तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे और एक क्वेश्चन आपके लिए और छोड़ के जा रहा हूँ कि इसी मोटर इंडस्ट्री को आप लोकल पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर लाने के लिए कोई प्लानिंग है, कोई इस तरह की वर्किंग चल रही है या नहीं? लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, व्यूअर्स, ब्रेक के बाद जो है हम वापस यहीं से कंटिन्यू करते हैं और जानेंगे बासित भाई से जो डिस्कशन चल रही थी बिज़नेस के हवाले से कंटिन्यू, प्लस उसके साथ साथ कि इसी स्पोर्ट्स बाइक के हवाले से अगर लोकल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आई थिंक सो कि डेफिनेटली बहुत हमें कॉस्ट नीचे आ जाएगी। लेकिन चूँकि इनकी एक्सपर्टीज़ हैं, जानते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स। जैसा कि हमारा प्रोग्राम पे ब्रेक पे जाने से पहले प्रोग्राम के अंदर हमारा डिस्कशन चल रहा था, हम वहीं से वापस कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं बासित भाई के पास। जी बासित भाई। सर, जहाँ तक आपने लोकल मैन्युफैक्चरिंग की बात की, तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग इस वक्त इशू है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग इशू इसलिए है कि आपने अगर पूरा बाइक मैन्युफैक्चर करना है पाकिस्तान के अंदर, खपत इतनी नहीं है और प्लस उसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। जैसा कि आप अगर एक मडगार्ड का डाई बनाने के लिए खड़े होते तो 25 से 30 लाख रुपए का खाली मडगार्ड का डाई बनता है। प्लस आपको क्वांटिटी भी तो चाहिए ना? क्वांटिटी चाहिए, लेकिन हमारा ऐसा नहीं है कि हमारा उस पर कोई काम नहीं चल रहा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फैक्ट्री सेटअप पूरा कंप्लीट हो चुका है और लोकल असेंबलिंग हमने स्टार्ट कर दी हुई है। गुड दैट। कुछ पार्ट्स हम लोग लोकल बना भी रहे हैं और अल्लाह से हमारी जो है वो दुआ यही रहती है कि इसमें और जल्दी करके हम उस पूरे बाइक को यहाँ पे लोकली करें। मगर इसमें इशू ये आता है कि अब जैसे एक मॉडल लॉन्च हुआ है, अब हम उसको पूरा लोकलाइज कर लें, लेकिन तेज़ी इतनी है कि हर 3 महीने बाद नया मॉडल आ रहा है, तो हम किस किस मॉडल को यहाँ पे लोकलाइज कर सकेंगे? तो इसमें हम ये करते हैं कि जो भी बाइक्स हैं, एक तो हमारी कोशिश ये है कि हम उसको पहले CKD के अंदर लेकर आते हैं, जिसकी वजह से उसके ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर थोड़ा सी फ़ायदा हो जाता है। CKD में उसका कुछ पार्ट्स वहाँ से आ जाएंगे, कुछ पार्ट्स यहाँ पर होंगे और मिक्स करके उसको चला दिया जाएगा। कस्टम ड्यूटी के अंदर डिफरेंस आएगा, जिसकी वजह से कस्टमर को, एंड यूज़र को बेनिफिट मिलेगा। एक तो प्राइसिंग नीचे आएगी थोड़ी सी बाइक की। सेकेंडली हमारी लोकल इंडस्ट्री बूम होगी, थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट आएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, आपकी लोकल इंडस्ट्री को थोड़ी सी ग्रोथ मिलेगी। तो हमारी वर्किंग उसके ऊपर चल रही है और हमने कुछ पार्ट्स लोकलाइज कर भी लिए हैं और आने वाले वक्त में हम मजीद उसको लोकलाइज की तरफ लेके। बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह। और जो बिज़नेस के हवाले से आप इससे पहले डिस्कस कर रहे थे। जी सर, बस मैं तो यही आपसे बात कर रहा था कि अब मसला ये है कि अब जैसे मैंने आपको अपनी इंडस्ट्री की एक मिसाल जी बिल्कुल एग्जांपल दिया, इसी तरीके से बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट मांगती हैं। जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल होना भी ज़रूरी है,
लेकिन बासित भी बहुत सारी मोटर इंडस्ट्री का अगर देखा जाए, आप इंडस को देख लें, आप सुजुकी को देख लें, बाकियों को देख लें, तो वो क्यों उनका प्रोडक्शन लाइन जो है ना होने के बराबर रह गई। अगर आप पाकिस्तान स्टील मिल को देख लें तो बेड़ा गर्क हो चुका है। आप बाकी इंडस्ट्रीज़ को देख लें तो उसमें आप कह रहे हैं कि नहीं, एक अच्छी ग्रोथ और एक अच्छी होप है हमें। ग्रोथ मैं देखें आपसे सारी बात कर रहा हूँ आर्टिफिशियल और एक रियलिटी के ऊपर। जो ग्रोथ पिछले 3 साल के अंदर गाड़ियों की हुई थी वो क्यों हुई थी, उसके पीछे एक बहुत बुनियादी वजह है। 1 करोड़ की गाड़ी बैठे बैठे 1.5 करोड़ की हो रही थी, और अब जाके पीछे जो रेट अच्छा खासा नीचे आया है। हुआ क्या है कि हर बंदे ने पैसा निकाल के गाड़ियों में डालना शुरू। देखिए इसमें ना गवर्नमेंट को हम नहीं कह सकते, इसमें जनरल पब्लिक, आप, मैं, हम सब इस चीज के एक्चुअली इन्वेस्टर्स से पैसा जो है ना डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर इन्वेस्ट कराया जा रहा है, हम कैसीनो, हमारे यहाँ जो इकोनॉमी है वो एक कैसीनो इकोनॉमी, कैसीनो बिल्कुल ऐसी है। क्योंकि हमें समझ आता है यार डॉलर रेट ऊपर जा रहा है, चलो जी डॉलर खरीद के रख लो। हमें समझ आता है गोल्ड रेट ऊपर जा रहा है, चलो जी गोल्ड लेके खरीद, बिल्कुल ऐसी है। बिल्कुल हमें नजर आ रहा है गाड़ियों की कीमत ऊपर जा रही है, चलो भाई फटाफट गाड़ियां बाइंग करना शुरू कर दो। सही सही। अब उसमें क्या हुआ कि एट द टाइम तो बड़े चौके छक्के लगे। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन हिट कर रही थी। वो भी कोई ऐसा नहीं कि गाड़ी के अंदर कोई सोना निकल आया कि गाड़ी की कीमत बढ़ गई, क्योंकि इन्फ्लेशन नजर आ रही थी कि यार रेट ऊपर जाएगा, तो लोगों ने वो खरीद के रख लिया। लेकिन रातों रात रेट नीचे भी आया सर, आया बिल्कुल, इतना नहीं आया जितना बड़ा, मगर मसला ये जो खड़ा हुआ है वो बिक भी नहीं रहा। वो बिक भी नहीं रहा। क्यों नहीं बिक रहा है? क्योंकि रेट इतने ऊपर चले गए, इस तरीके से मैनिपुलेट करते 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 वो रेट ही इतना ऊपर चला गया। हालांकि मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आज भी आप उस टाइम की कन्वर्जन्स निकाल के देख लेना तो रेट 4 टाइम्स ऊपर गया। अगर डॉलर 80 रुपए बढ़ा है तो रेट 240 के हिसाब से ऊपर गया। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें आपने अपनी इंडस्ट्री को खुद खराब कर लिया। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके लिए गवर्नमेंट का चेक एंड बैलेंस जरूरी है, और प्लस लोगों को समझना होगा कि आप सिर्फ जो है ना कैसीनो इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप नहीं जी सकते। आपको रियलिटी के अंदर, यार मैं कहता हूँ पाकिस्तान में अगर 1000 बंदा भी इस चीज के अंदर फंसा हुआ है ना, वो निकल के 1000 इंडस्ट्री खोल लेगा ना, छोटी इंडस्ट्री, एक कमरे की इंडस्ट्री खोल लेगा, मुल्क की ग्रोथ कितनी बढ़ जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही। चाइना के अंदर मेरा 2-3 दफ़ा विजिट हुआ है, वहाँ पे जाके मैं देखा है ग्वांगझू के अंदर, शेंजन के अंदर, वहाँ पर एक एक बिल्डिंग के अंदर 30-30 40-40 इंडस्ट्रीज बनी हुई हैं। छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हर एक ने अपनी बनाई हुई हैं, डिफरेंट चीज़ें मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, प्लांट लगे हुए हैं, साथ साथ चल रहा है। सर उनकी कामयाबी की वजह यही है ना कि आप, मुझे याद है, मैं एक शहर था ऊशी, उसके अंदर मैं होटल में था, तो इत्तेफाक से संडे का दिन था, सुबह 9-10 बजे मैं उठा, क्योंकि वहाँ पे नॉर्मली बंदा सुबह 9-10 बजे उठ जाता है। मैं 9 बजे उठा, मैं बाहर निकला, ऐसे ही चलते चलते ना वो एक बिल्डिंग टाइप की बनी हुई थी, मैं उसके अंदर गया तो मैंने देखा यार वहाँ पे 30 से 40 मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर बैठे हैं, और वो अलग अलग किस्म की बाइक्स को असेंबल कर रहे हैं, और पीछे उनकी पार्ट्स की इंडस्ट्री चल रही है। तो यार कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ें ही तो मुल्क को आगे बढ़ाएंगी ना। आप अगर ये सोचते रहो कि हमने सिर्फ जो है किसी चीज़ के अंदर, हमारे मसला ये, हमारी जो कोशिश होती है ना कि यार हमने पैसा डाल दिया, अब वो चीज़ खुद ही बढ़ जाए, ऐसे नहीं होता। अच्छा, जिस तरह से बाइक्स के अंदर नए नए मॉडल्स, नई नई चीज़ें, नई बाइक्स आ रही हैं, आई थिंक बगैर क्लच और बगैर गियर वाली फर्स्ट टाइम आपने बाइक लॉन्च करी। जी जी 70 की। जी जी। किस नाम से थी मुझे याद नहीं सर है। हमने बेसिकली कुछ अमेंडमेंट्स की थी जी, डिफरेंट मॉडल्स के अंदर, जी, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज थी जिनकी प्रोडक्ट को हमने ऑल्टर किया था बिल्कुल कंपनीज की इजाज़त से, और उसके बाद हमने वो प्रोवाइड की थी। अब हमारे पास अपनी उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, जो कि इंशाल्लाह गुड दैट। अच्छा, उसकी 70 की मैन्युफैक्चरिंग आप खुद कर रहे हैं? अब हमारे पास खुद ही असेंबलिंग और सब कुछ होगा, और जनवरी 2025 में हमारी उसकी लॉन्चिंग भी है, उसमें इंशाल्लाह ताला आपको कंप्लीट रिव्यू भी देंगे, और उसमें हम डिफरेंट मॉडल्स, डिफरेंट शेप्स के अंदर लेकर आना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ लेडीज़ के लिए भी फ़ायदा है, एडवांटेज। क्योंकि आपको पता होगा कि लेडीज स्कूटर पे हमने 2015 से काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे, और उसमें हम हर किस्म का स्कूटर आए दिन जो है वो बनाते जा रहे हैं और मंगाते जा रहे हैं। लेकिन बासित भाई यहाँ पर मैं पॉज कर रहा हूँ, मैंने ये देखा है कि लेडीज़ की स्कूटी जैसे ही आप लोगों ने लॉन्च की है, आनी शुरू हुई, बाकी लोगों ने भी लॉन्च करना स्टार्ट की, उसके रेट्स एकदम शूट हो गए। अब वो अप्रोच से बाहर हो गए लेडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अंदर ना 2 इशूज़ हैं। एक तो लेडीज स्कूटी जब मैंने लॉन्च की थी आई गेस 2019 में जी, तो उस वक्त हमारे पास रेट थे 85,000 जी। अब मसला ये है कि उस वक्त के रेट से अगर आज आप कंपेयर करें तो 4 लाख वाला बाइक 12 लाख का हो गया। तो इंपोर्ट करने के लिए जो है ना, देखिए इंपोर्टर को कभी भी रेट बढ़ा के या किसी इंडस्ट्रीज को रेट बढ़ा के फ़ायदा नहीं पहुंचता। वो ये सोचता है कि यार मैं अगर एक चीज़ को इंपोर्ट कर रहा हूँ मेरी सेल कटेगी,
अगर मैं 10,000 पीस बेच रहा हूँ तो मैं 5,000 पीस के ऊपर आ जाऊंगा। तो उसको रेट बढ़ाने में एडवांटेज कभी भी नहीं होता। सही बात है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे रेट्स, क्योंकि देखिए इन्फ्लेशन ने सिर्फ पाकिस्तान को हिट नहीं किया, $350 वाला बाइक $450 का चाइना में हो गया। तो वो भी तो एक्सचेंज रेट के ऊपर इफेक्ट हुआ ना। फिर एक्सचेंज रेट आपका जो है उस टाइम पे 160-70 के ऊपर चल रहा था, अभी 290-295 पे चला गया। बिल्कुल सही। प्लस बैंक्स के पास डॉलर्स नहीं, प्लस एलसीज नहीं खुलनी, प्लस आपका जो है फ्रेट एकदम $800-900 से $6,000 पे चला गया। तो ये सारी जब पैसे लगते हैं, जब कैलकुलेशन होती है, उसके बाद रेट खुलता है। अभी इलेक्ट्रिक स्कूटीज का कुछ टाइम आ रहा है और हो सकता है आगे आने वाले टाइम में भी आए। इलेक्ट्रिसिटी पहले ही इतनी शूट हो चुकी है, तो इलेक्ट्रिक स्कूटी चार्जिंग के ऊपर देखो और बिल हमारे इंक्रीज होने शुरू हो जाएंगे। ना 2-3 चीजें हैं, देखिए चाइना ने जो है ना इन सारी चीजों की हाइब्रिड के ऊपर निकाला हुआ है। नहीं, हाइब्रिड नहीं, आपको जो कुछ इलेक्ट्रिक स्कूटीज हम लॉन्च करने वाले हैं जिनका चार्जिंग जो कंजम्पशन है वो सिर्फ 1 यूनिट है एक चार्ज की। अच्छा। और एक चार्ज अराउंड 140 किलोमीटर चलेगा। तो जिसका नॉर्मली 20-25 किलोमीटर का कम्यूट है डेली, तो उसके लिए तो 7 दिन की चार्जिंग 1 यूनिट के ऊपर आ गई। सही। तो वो 1 यूनिट में अगर 7 दिन चला रहा है बाइक को, तो अगले 7 दिन बाद वो चला के साल में महीने में 4 यूनिट या 5 यूनिट उसके क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं कि जो है वो 7 दिन तक उसका बैटरी बैकअप चलेगा? उसमें लिथियम बैटरी लग रही है। लिथियम बैटरी जो है ना वो बैटरी की सबसे सुपीरियर फॉर्म होती है। सही। और उसके अंदर जाहिर है अब जब इस किस्म का बाइक है तो उसके प्राइस रेंज भी 3.5 लाख 3 लाख पे जाती है। जब आप लेड एसिड में आ जाते हो तो आपको 1,80,000 2 लाख रुपए का भी बाइक मिल जाता है। तो यही फर्क होता है कि जो रेट होते हैं ना वो डिपेंड करते हैं स्पेसिफिकेशन पे। अब हम 250 सीसी बाइक मंगाते हैं, वो उसमें 6 लाख का भी बाइक आता है, और कुछ 250 सीसी 8-8 लाख के भी बाइक होते हैं। तो उसकी वजह ये होती है कि उसके अंदर जो स्पेसिफिकेशंस डली हुई हैं, उसके अंदर जो मटेरियल डला हुआ है, उसके अंदर जो चीजें डली हुई हैं, उनकी भी प्राइस साथ इंक्लूड की। लेकिन एंड यूजर जो देख रहा होता है वो तो ये देख रहा होता है कि इसका लुक, इसका फ्रंट लुक कैसा है, इसके टायर कैसा है, उसको तो उसने ये देखना है। उसने डिटेल्स के अंदर कहाँ जाता है एंड यूजर आज का जो है ना वो 10 साल पुराना नहीं रहा। अब स्मार्ट हो गया। आज का जो है ना वो बड़ा स्मार्ट है, क्योंकि उसके पास हर चीज एक की टैप के ऊपर रखी हुई है। सही। वो जब एक चीज देख रहा होता है ना तो आज का एंड यूजर हर फौरन गूगल खोलेगा। बिल्कुल सर, गूगल खोलेगा, रिव्यूज देखेगा। आज हमारे जो बिजनेस है ना, अगर हम मोटरसाइकिल बिजनेस की बात करें तो हमारा 70% बिजनेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आता है। सही। हमारा यूट्यूब से आता है, इंस्टाग्राम से आता है, फेसबुक से आता है, और बहुत ज्यादा टिकटॉक से आता है। सही। एक टाइम था, आज से 1.5 साल पहले मुझे कोई टिकटॉक बोलता था, मैं कहता यार मेरे पास टाइम ही नहीं देखने का। फिर जब मैंने देखी ना कि यार हमारे कुछ लड़कों ने बना के डालना शुरू की, तो भाई रिस्पॉन्स ही अलग था। तो ये नजर आता है कि यार यहाँ से अब एंड यूजर जो है ना वो उसका माइंडसेट वो नहीं रह गया कि मैं मार्केट जाऊंगा, वहां जो अच्छी लगेगी मैं लेकर आ जाऊंगा। सही। वो पूरी रिसर्च करता है, क्योंकि रिसर्च है बहुत इजी, एक टैब के ऊपर रिसर्च है। तो वो क्यों अपना पहले टाइम वेस्ट करके मार्केट में गर्मी में घूमे, वो पहले चीज देखेगा, जाएगा और परचेज करेगा। बिल्कुल सही है। तो आपके ख्याल में अब सोशल मीडिया से आपको अच्छी खासी हेल्प हो रही है? अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया इस वक्त बेहतरीन चल रहा है। और क्योंकि भाई हर वक्त एक तो मोबाइल सबके पास है, और आपके वन टैप के ऊपर आपको उसकी रिव्यूज मिल रहे हैं, एनालिसिस मिल रहा है, साउंड टेस्टिंग मिल रही है, राइड का रिव्यू मिल रहा है। तो आपको जब हर चीज आपके सामने मिल रही है तो फिर बंदा क्यों कपात करेगा उसके अंदर। अगर हम बात करें जिस तरह से हमारे व्यूअर्स हैं, और ज़्यादातर आपको पता है कि जो शौकीन हैं वो या हैवी बाइक के, अगर थोड़ा सा 50+ हैं तो फिर वो दूसरी जो बाइक होती है क्या कहलाती है, वो क्रूजर हैं, क्रूजर कहलाती है, क्रूज़र वाली। और वो मेरे ख्याल में ज़्यादातर जो बिल्डर्स होते हैं या रेसलर होते हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं। और अगर उसमें थोड़ा सा 30+ हैं तो उनकी कोशिश होती है कि स्पोर्ट्स और वो जो झुक के चलाई जाती है। हाँ, तो वो इसकी थोड़ी सी डिटेल अगर शेयर कर दें। अच्छा, ऐसा है कि ये ना हर एक का अपना माइंडसेट होता है। सही। कि ज़रूरी, अब मेरे पास बहुत सारे बायर्स ऐसे हैं जो अबव 50 हैं मगर वो लीन पोस्चर के ऊपर जाते हैं। ओके। ठीक है। और बहुत सारे ऐसे हैं जो अब लाइक मैं खुद हूँ, मैं कभी भी मतलब मुझे खुद लीन पोस्चर में मजा नहीं आता, मैं खुद क्रूजर की तरफ जाते हैं। तो ये हर एक का अपना अपना माइंडसेट है। कोई कहता है कि यार नहीं यार मुझे तो उस पर मजा आ रहा है हैवी बाइक शेप के अंदर, कोई कहता है नहीं यार मुझे क्रूजर चाहिए। तो क्योंकि हर एक का कम्यूट डिफरेंट है ना। अब किसी ने जाना है 15 किलोमीटर का राइड करना है, सही है, और मगर उसको चाहिए स्पीड और साउंड, तो वो जाता है कि यार लीन पोस्चर के ऊपर जाओ, एरोडायनामिक हो, बंदा तेजी से स्पीड में बाइक चला सके। कोई कहता है नहीं यार मुझे कंफर्टेबिलिटी चाहिए, पोस्चर ऊपर होना चाहिए, चलाऊं मैं सुकून से, संडे राइड करूं, 50-50 किलोमीटर जाऊं।
वो कहता है यार मैं क्रूज़र के लॉन्ग ड्राइव के लिए, यानी कि आपके रिकमेंडेशन यूज़र एंड यूज़र के लिए भी यही है कि वो क्रूज़र पे जाए, अगर शॉर्ट ड्राइव है तो फिर वो इस पे जा सकता है। वो एंड यूजर को वैसे ही पता है, क्योंकि अगर वो 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर की उसकी ड्राइव है और वो थर्मोडायनामिक होकर जा रहा है, वो जा ही नहीं सकता। वो क्रूजर के ऊपर इसलिए जा सकता है कि उसका पॉस्चर। अच्छा, फिर इसमें एक और चीज भी है जिसको हम कहते हैं स्ट्रीट फाइटर या नेकेड बाइक कहते हैं। उसमें क्या फायदा है कि भाई उसके अंदर आपको थोड़ा सा लीन पोस्चर भी मिल जाता है और आपका हैंडल बार भी थोड़ा सा ऊपर होता है। तो उसमें आपके बहुत सारे मॉडल्स, जैसे कावासाकी Z1000 थी, उसके भी काफी सारे शेप्स हमारे पास आ चुके हैं। तो वो बड़ा जबरदस्त चीज रहती है जो जिसमें दोनों चीजें मिल जाती हैं। अच्छा, दोनों ऑप्शंस उसमें मिल जाते हैं। उसमें हर कस्टमर की अपनी चॉइस होती है। वो कहता है कि यार कुछ होते हैं वो नेकेड बाइक के लिए ही आते हैं और हमसे 3-3 महीने की बुकिंग्स कराते हैं कि नहीं यार हमें चाहिए यही चीज, नहीं यही वाली बाइक चाहिए। ये तो हर किस्म बंदे का शौक है ना, वो उसके हिसाब से लेके जाता है। टेक्नोलॉजी के लिहाज से जिस तरह से 2017 में बाइक आ रही थी, अब 2024 है, क्या डिफरेंसेस आया है? क्या सिर्फ मीटर का देखने के लिए तो सिर्फ मीटर का एक डिफरेंस नज़र आता है कि यार अब डिजिटल में चला गया, अब इसमें चला गया, उसके अलावा क्या डिफरेंस आता है? क्योंकि अगर व्यूअर्स के लिहाज से देखें, अगर एक यूँ समझ लें कि लेमैन के लिहाज से देखें तो लेमैन को तो ये लग रहा है डिस्क ब्रेक पहले भी थी, डिस्क ब्रेक अब भी है, चैन पहले भी थी, अब शायद किसी में बेल्ट में कन्वर्ट हुआ है, या फिर वो टायर्स वही हैं, इंजन वही है, बॉडी वही है, सिर्फ उसको जो चेंज नज़र आता है या हेडलाइट का, या फिर उसको LED का, या फिर डिस्प्ले का नज़र आता है मीटर का, या इसके अलावा अगर अंदर से कोई इंजन के अंदर कोई चेंजिंग है तो वो डेफिनेटली यू कैन शेयर विद द आवर व्यूअर्स। सर 2017 से अभी तो बहुत बात की बात है। अच्छा, यहाँ हर महीने के अंदर ना टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। ओके, हम हर 3 महीने बाद 4 महीने बाद चाइना जाते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं कि यार ये अब कौन सी नई चीज लेकर आ गए। अब मैं आपको 1 बाय 1 जाता हूँ। देखिए इंजन के हवाले से पहले चाइना में सिर्फ 2-3 लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स थे, अब तकरीबन हर शहर में 2-3 है। सही भाई इंजन में आपको डुअल केम शाफ्ट इंजन भी मिल जाता है, सिंगल केम शाफ्ट इंजन भी मिल जाता है, 4 वॉल्व इंजन भी मिल जाता है, 8 वॉल्व इंजन भी मिल जाता है, 2 वॉल्व इंजन भी मिल जाता है। होता ये कि जितनी जितनी चीजें मंगाई जाती हैं उनके स्पेस को रेडी कराया जाता है और फिर उसको इंपोर्ट किया जाता है। बिल्कुल सही। तो इंजन के अंदर बहुत वैरायटी आ चुकी है। मतलब मैं आपको ऐसे बताऊं कि मैंने जोंक्शन 350 इंजन भी मंगाया है, जोंक्शन 400 इंजन भी मंगाया है। अभी ऑफ रोडिंग के लिए हमारे NC 450 इंजन आ रहे हैं जो कि सिर्फ ऑफ रोडिंग बाइक्स के लिए, जो कि आप थर पार्कर के अंदर या कहीं पर भी चला सकते हैं उसको। और वो 450 सीसी इंजन है और उनके जो थर्स्ट हैं वो बहुत ही अलग किस्म के हैं। जबरदस्त। वो बाइक भी इंशाल्लाह ताला हमारे पास 1 से 1.5 महीने में सारे आ जाएंगे। तो उसमें कूलिंग के लिए इंजन कूलिंग, वाटर कूल्ड इंजन होता है NC 450 सीसी। तो ये हो गई इंजन की बात। जहाँ तक बात है टायर्स की, तो अब जो हमारे ज़्यादातर बाइक होते हैं कॉर्डियल टायर्स में और टिम्सन टायर्स के अंदर आते हैं, जो इसमें लेयर्स होती हैं। जी, लेयर्स भी होती हैं। और ये दोनों जो ब्रांड है ना टायर्स के, ये पूरी दुनिया में अपना नाम बना चुके हैं। जबकि ऑफ रोडर्स के लिए हम कैंडा कंपनी के टायर्स यूज करते हैं। सही। उसके बाद अब दीगर स्पेसिफिकेशंस के अंदर आ जाएं जी, LED आ गई। अब LEDs जो आ रही हैं उसके अंदर कम्युनिकेशन वाली LEDs भी आ गई हैं जिसमें आप डायरेक्टली अपने फोन को कनेक्ट कर सकते हैं। ओके ये भी हो गया। दूसरी चीज जो क्रूजर्स की जहाँ तक बात की जाए तो मैंने अभी मेरे पास एक नया मॉडल है V2 के नाम से। उसके अंदर बेल्ट ड्राइव भी है और इंजन भी उसका V2 है। हाँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने देखा है कि आपके पास शोरूम के ऊपर बेल्ट के अंदर जो है वो न्यू मॉडल लॉन्च हो चुका है। V2 भी है और प्लस ब्रेक्स की जहाँ तक बात की जाए तो हाइड्रोलिक में बेहतरीन ब्रेक्स भी आ गए हैं और अब हम ABS टेक्नोलॉजी भी मुतारफ करा चुके हैं। ABS के हवाले से बासित में अगर मैं बात करूं कि बहुत जगह इस तरह के व्यूज़ मुझे मिले हैं कि नहीं यार बाइक्स में ABS दिया हुआ होता है लेकिन ABS वैसे फंक्शन नहीं करता जिस तरह 4 व्हील का ABS काम करता है। इज़ इट राइट? नहीं सर, ऐसा नहीं। देखिए उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। अब आप जब ओरिजिन के अंदर जाते हैं ना तो ओरिजिन के अंदर ABS के ऊपर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो आपसे पूछते हैं कि आपको कौन सी कंपनी का ABS चाहिए। सही। तो उनके अंदर भी ऐसे समझें कि $150 का भी ABS है और $350 का भी ABS है। तो हम जो एक बेहतर ABS होता है जिसकी वर्किंग भी होती है और जो आपको परफॉर्मेंस भी दे रहा होता है। तो कौन सा लगाते हैं? 150 वाला लगाते हैं या 350 वाला? नहीं, ना 150 वाला ना 350 वाला। उसके बिट में आ जाते हैं बिटवीन दैट। ओके। क्योंकि 350-400 वाला अगर हम ABS यूज करेंगे तो कस्टमर को यहाँ पर 1.5-2 लाख रुपए ऊपर देने पड़ जाएंगे। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम उसको वो चीज दें जिसमें उसका फंक्शन भी पूरा हो रहा हो। बिल्कुल सही। और उसके स्पेयर्स भी हमारे पास रेडी हो। क्योंकि सिर्फ ABS को लेकर आना एक चीज नहीं है। ABS के बाद उस ABS टेक्नोलॉजी को टैकल करना ना ये आसान काम नहीं होता। तो हमारी कोशिश होती है कि हम उसके लिए तमाम स्पेस को रेडी रखें और ABS हमारा फंक्शन के ऊपर काम कर रहा हो। तो यू श्योर दैट के ABS फंक्शन करता है? जी सर, बिल्कुल। ABS अगर फंक्शन नहीं करेगा तो जो सप्लायर्स आपके चाइना के अंदर बैठे हैं वो 80% सू हो जाएंगे। भाई आप
ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ भी चल रहा है, बिल्कुल उनको शू कर सकते हो जाके भाई कि आपका ABS काम नहीं कर रहा। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही है। अच्छा, अब जो इंजन्स के ऊपर हम दोबारा अगर वापस आते हैं, एयर कूल है, वाटर कूल है, ऑयल कूल है, इस तरह के डिफरेंट, आप क्या कहते हैं कि कौन सा इंजन ज़्यादा सूटेबल होता है यहाँ के एटमॉस्फेयर के लिहाज से? कम्यूट के ऊपर होता है। देखिए, एयर कूल्ड हो, वाटर कूल्ड हो, ऑयल कूल्ड हो, तीनों इंजन ही बेहतरीन होते हैं। मैंने एक ज़माने तक एयर कूल्ड डबल सिलेंडर इंजन मंगाता रहा हूँ, फिर उसके बाद उसी कंपनी ने ऑयल कूलिंग सिस्टम डेवलप करा दिया। अब ऑयल कूल में क्या है, एक रिजर्वायर बना हुआ है, उसमें पाइप्स लगे हुए हैं, इंजन ऑयल वहाँ पे रिजर्वायर में जाएगा, ठंडा होगा, वापस आ जाएगा। वाटर कूल भी यही काम कर रहा है। बेसिक तो बाइक के इंजन के अंदर जो ऑयल चल रहा है उसको ठंडा करना है, उसके पिस्टन्स को ठंडा करना है। तो तीनों इंजन ये काम कर रहे होते हैं। अच्छा, ऑयल कूल्ड में और वाटर कूल्ड में जरा बेहतरी इसलिए रहती है कि एयर कूल्ड में जब हवा पड़ रही है तो हो रही है, पर फेयरिंग वाला बाइक है तो उसमें हवा जाने की जगह कम रहती है। बाकी ऑयल कूल्ड और वाटर कूल्ड दोनों बेहतरीन इंजन होते हैं। तो जो एयर कूल यूजर है तो वो उसके लिए क्या है कि उसके लिए वो भी बेहतरीन है? ना, ओके। देखिए सर, आपका कम्यूट है ना, अब आप 150 किलोमीटर अगर एयर कूल्ड के ऊपर अपनी ड्राइव करना शुरू करोगे तो वो तो वाटर कूल्ड और ऑयल कूल्ड के ऊपर भी तंग हो जाओगे। ओके। अब आप जापानीज बाइक्स लेते हैं, अगर आप 4 सिलेंडर बाइक्स लेते हैं, जब आप स्टार्ट करके बाइक्स पे बैठते हैं, उनकी हीट से आपका पैर जल जाता है भाई, आपके पैरों के बाल जल जाते हैं। तो हीटिंग तो हर जगह हो, क्योंकि जितना बड़ा इंजन है वो आपको हीट तो प्रोड्यूस करके दे रहा है, उसकी हीट को हमें कूल करना है। बस अभी यहाँ से वापस कंटिन्यू करते हैं, एक छोटे से ब्रेक का टाइम है आपकी इजाज़त के साथ। व्यूअर्स, छोटे से ब्रेक के बाद वापस यहीं से हम बासित साहब के साथ वापस कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। आइए चलते हैं व्यूअर्स हम अपने सेलिब्रिटी गेस्ट बासित भाई के पास। जी बासित भाई, जिस तरह से एयर कूल, वाटर कूल और इस ऑयल कूल बाद में लॉन्च हुआ है या शुरू से चल रहा है? सर, ऑयल कूल जो लॉन्च हुआ था, देखिए पहले तो दीगर कुछ मॉडल्स के अंदर आ रहा था, मगर डबल सिलेंडर में बेसिकली 2021-22 के अंदर चाइना के अंदर काफ़ी सारे कंपनीज ने उसको इंट्रोड्यूस किया था। तो वो एक अच्छी टेक्नोलॉजी है और बहुत सारे जो रेप्यूटेड ब्रांड्स हैं जैसे कि लॉन्सन हो गया, लिफान हो गया, जोंगशन हो गया, वो अपने बहुत सारे बाइक्स करते ही ऑयल कूल्ड के अंदर लॉन्च है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब चूँकि हमारे पास प्रोग्राम जो है वो लास्ट चंद मिनट्स हैं, उस हवाले से आप अपने जो न्यू लॉन्चिंग प्रोडक्ट्स के हवाले से या न्यू बाइक्स के हवाले से, जिसमें हमारे जो व्यूअर्स हैं, आपके व्यूअर्स हैं, वो इंटरेस्टेड हों कि हाँ यार अब जो है ये वाली टेक्नोलॉजी आने वाली है, ये वाली टेक्नोलॉजी आने वाली है, या इसी तरह से आप लेडीज़ के लिए जिस तरह से बाइक्स लॉन्च की हैं, या उससे पहले 70 आपने फर्स्ट टाइम लॉन्च की थी जिसमें गियर क्लच वगैरह का कोई सिस्टम नहीं था। आई थिंक वो पहले चलती थी, वो एक 50 होती थी शायद। जी जी जी। उसी स्टाइल में, लेकिन 50 में गियर शायद होते थे। तो अब आपने शायद बगैर गियर के इसको लॉन्च किया था। जी जी। तो वो हमारे दोस्त के साथ एक इंसिडेंट हो गया कि उसकी बाइक चोरी हुई। अच्छा। वो उनने आपसे बाइक ली हुई थी, और जब मैं रिकॉर्डिंग चेक कर रहा था तो वो चोर बेचारे जन ये देख रहे थे किक कहाँ से मारे और स्टार्ट कैसे करे और गियर कैसे लगाए। आखिर में तंग आके बाइक छोड़ के चले गए। में सर हमारा एक ज़माने से जो है ना बाइकिंग्स के अंदर एक्सपीरियंस रहा है, जिसमें हमारा पार्ट्स भी होता है, कुछ हमारे पास सिक्योरिटी सिस्टम्स भी होते हैं जो कि मोटरसाइकिल को इन्हीं चीज़ों से बचाने के लिए होते हैं। बिल्कुल सही। और उसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट्स होती हैं जो सिक्योरिटी के हवाले से होती हैं, वो बहुत सारे पाकिस्तानी इदारे ऐसे हैं जिनसे वो अप्रूव्ड होती है। बिल्कुल सही। और बहुत सारे ऐसे इदारे जो कि इन्वॉल्व हैं सिक्योरिटी के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, उनके बाइक्स के अंदर वो लगे हुए होते हैं। बिल्कुल सही। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, जहाँ तक बात है बाइक्स के हवाले से कि क्या नई टेक्नोलॉजी आ रही है, देखिए हमने भी तकरीबन 2 साल से अपने मैक्सिमम मॉडल्स को EFI बेस भी कराया है, कार्बोरेटर में भी अच्छे कार्बोरेटर सिस्टम्स लेकर आ गए हैं। इंजन के हवाले से मैंने आपको बताया, अभी आने वाले 4-6 महीनों में बहुत सारे नए इंजन आने वाले हैं, जिसमें आपको दीगर डिस्प्लेसमेंट 250, 400, 500, 800, 600 ये सारी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। अब देखिए जिस तरह से 250 में फिर 350, फिर 400, फिर 450, 600 इस तरह से जंप करता है। जी जी। अब वो इंजन पावर जंप कर रही है, उसमें साउंड जो है वो भी फिर जंप करती चली जाती है। बिल्कुल, क्योंकि देखें साउंड का जो डिपेंड है ना, वो इंजन सीसी से ताल्लुक नहीं है। ओके। उसका ताल्लुक है इंजन के सिलेंडर से। सिंगल सिलेंडर, डुअल सिलेंडर, ट्राई सिलेंडर, 4 सिलेंडर। तो अब जो कोशिश है, क्योंकि चाइना में हर किस्म का बाइक बनना शुरू हो गया, तो हम अब जो है बायर्स भी तो होने चाहिए ना यहाँ। सर बायर पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है। पाकिस्तान का जो मार्केट है, हमें बायर कभी भी मायूस नहीं करता कि यार ये चीज़ आई है, ये बिकी नहीं। हमारी कोशिश ये होती है कि हम खुद जाएं,
पहले चेक करें, अगर हमें पसंद आए तो फिर हम लें। बिल्कुल पहले बायर के परसेप्शन से हम सोचते हैं उसके, क्योंकि पहले इन्वेस्टमेंट हमने करनी है। सही बात और है। इन्वेस्टमेंट ये भी नहीं है कि हम सोचते हैं यार ये एक पीस दे दो फिर देखी जाएगी, नहीं, हम उसके साथ पूरा बैच रेडी करवाते हैं, फिर उसके अंदर हम साथ उनके अपने चाइनीज सप्लायर्स के साथ बैठते हैं, उनको स्पेसिफिकेशंस नोट करवाते हैं। उसके बाद वो जब स्पेसिफिकेशंस कंप्लीट हो जाती हैं तो फिर हम जाके वो मॉडल को पहले वहाँ पे टेस्टिंग करवाते हैं, फिर उसके बाद हम उसको इंपोर्ट करते हैं। बासित भाई, अभी तक हमने जितनी भी की है सारी तारीफ वाली बातें की हैं, खामी क्या है? सर खामी देखें, कभी भी मोटर इंडस्ट्री में कोई खामी नहीं होती। देखें अब हर चीज़, अब एक चीज़ मेरे लिए अच्छी है ना तो वो किसी और के लिए बुरी हो सकती है। जैसा कि आपने मुझसे बात की कि यार वो क्रूजर बाइक तो वो बाबे ही चलाते हैं या वो ये परसेप्शन है ना। अब आप एक चीज़ देखें, जो स्कूटर्स होते हैं पूरी दुनिया के अंदर मर्द चला रहे होते हैं, मगर पाकिस्तान में उनको स्पेसिफाई कर दिया गया लेडीज के लिए। यस। हालांकि मैंने अपने पर्सनल यूज के अंदर एक स्कूटर रखा हुआ है, सही, क्योंकि उसकी जो कंफर्ट लेवल है वो कोई बाइक यहाँ पे मैच कर ही नहीं सकता। सही है। तो खामियां आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मशीनरी प्रोडक्ट है किसी में कोई खामी नहीं है। स्टार्ट के अंदर EFI प्रोडक्ट्स के अंदर खामियां आई, सही, क्योंकि सेंसर्स नहीं मिलते थे। ये चीज बिल्कुल हमने क्या किया, जिस कंपनी से बाइक ली उसी से बोला कि यार आप इस सेंसर का एक स्टॉक हमें भेज दो, जो प्राइसिंग है वो हम आपको स्पेंड कर देंगे। बिल्कुल सही। क्योंकि शारी मोटर्स के ऊपर एडवांटेज ये है कि हमारा स्पेयर पार्ट्स का एक अपना अलग बिजनेस है, तो हमारे लिए स्पेयर पार्ट्स जो है वो हेडेक नहीं है। हम कहते हैं जितना आ रहा है मंगा लो, हम खुद भी बेच लेंगे। मेन चीज बैकअप होना है, यानी कि आफ्टर सेल सर्विस है। बहुत सारी कंपनीज के लिए क्या होता है कि स्पेयर पार्ट्स एक लायबिलिटी बन जाता है कि यार वो स्पेयर पार्ट्स हैं, हम मंगाएंगे, वो नहीं बिका तो क्या होगा, अच्छा कम मंगा लो। हम दिल खोल के मंगाते हैं क्योंकि हमें पता है एक तो ये हमने बेचना भी है अपने कस्टमर्स के लिए, उसके अलावा हमारे पास उसके लिए एक अलग आउटलेट मौजूद है जहाँ से वो पूरे पाकिस्तान में होलसेल भी होना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यानी कि आफ्टर सेल सर्विस अगर अच्छी है तो उसमें जिस तरह से शरियटोज आपका है या इस तरह से बाकी हैं, वो उसी वक्त तक कामयाब हैं जब तक उनके पास बैकअप मौजूद है पार्ट्स का। एग्जैक्टली सर, स्पेयर पार्ट्स के बगैर, इन चीज़ों के बगैर, या अगर आप कस्टमर को आफ्टर सेल देखें, कस्टमर वन टाइम नहीं होता। कस्टमर ने एक बार लेके जानी, फिर दूसरी बार भी आना, फिर तीसरी बार भी आना, फिर चौथी बार भी आना। अगर आप एक बार देकर उसको जो है सेटिस्फाई नहीं कर सकते तो फिर आपका बिजनेस जो है ना वो 2 साल 3 साल में ठप हो जाना। सिग्नल के ऊपर जो सब रोकते हैं और सिग्नल बंद हो और बाइक खड़ी हुई हो तो वो कहते हैं ज़रा रेस देना, तो वो आपके ख्याल में कौन सी बाइक है जिसकी साउंड पे, यानी कि वो जो रेस दिलवाने वाले होते हैं, बच्चे बूढ़े सब खुश हो जाए? आपकी रिकमेंडेशन? देखिए ये हर एक का अपना परसेप्शन। नहीं, वो साउंड की बात हो रही है सर। मैं साउंड स्पीड के ऊपर हम नहीं जा रहे, साउंड के ऊपर ही बता रहा हूँ। कुछ लोग होते हैं वो सिंगल सिलेंडर की आवाज़ से बहुत खुश हो जाते हैं, और कुछ होता है वो कहते हैं यार 4 सिलेंडर से भी ऊपर आती है। तो वो एक अलग बेसिक जो ज़्यादा अच्छा साउंड मुझे लगता है एक मीडियम रेंज के अंदर 2 सिलेंडर बाइक का जो साउंड होता है वो अच्छा रहता है। सही। 4 सिलेंडर बहुत अच्छा हो जाता है। 4 सिलेंडर ज़्यादा बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा, अब अगर बजट के ऊपर कोई जाना चाहे तो आपके ख्याल में बजट में कितना डिफरेंस आ जाता है 2 सिलेंडर और 4 सिलेंडर? सर 4 सिलेंडर अगर आप जापानीज बाइक की तरफ जाएंगे तो वो 8-8 मिलियन 9 मिलियन का बाइक है। वो तो डेफिनेटली है, उसमें तो 2.5 मिलियन 3 मिलियन के अंदर आपको 10-10 12-12 साल पुराना चला हुआ बाइक मिलता है। तो अब हमारी कुछ कोशिश है कि हम जो है 3 मिलियन के अंडर बाइक्स लेकर आए जो कि 4 सिलेंडर हो और वो ब्रांड नहीं हो। तो इंशाल्लाह ताला उस पर वर्किंग जारी है। अब देखते हैं इंशाल्लाह ताला, अल्लाह से उम्मीद है कि नवंबर दिसंबर में उसकी लॉन्चिंग करेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, माशाल्लाह, गुड। अब जो बाइक्स में रेंज जो है, जिस तरह से कंपटीशन आपको फेस करना पड़ रहा है, कंपटीशन के अंदर आप क्या समझते हैं कि एक तो क्वालिटी हो गई, एक पार्ट्स हो गए, ये हम बाइक्स, हैवी बाइक्स, दूसरी बाइक स्पोर्ट्स बाइक, इससे अगर हम हट के बात करें, अब जो रिक्वायरमेंट है फीमेल्स का एक ट्रेंड जो है वो ज़्यादा है बाइक के ऊपर, और बहुत अच्छा भी है हमारी माँ बहनों के लिए, फैमिलीज़ के लिए, कि वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो गई हैं। लेकिन बाइक की कॉस्ट वो शूट हो चुकी है, जो कि लेडीज़ के लिए कंफर्ट होती है, जिस तरह से स्कूटी की हम बात कर रहे थे, तो उनके लिए क्या कुछ लॉन्च करने का कुछ इरादा है, कुछ चीपर लेवल पे? हमारे कुछ अब हमने तकरीबन 5 से 6 मॉडल्स स्कूटर्स के हमारे इन पाइपलाइन है, और वो जनवरी 2025 में लाइव हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और उसमें हम EMI पैकेज भी लेकर आएंगे कि जिसके अंदर आपको जो है बाइक इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी मिल जाएगी। तो वो लेडीज़ के लिए आसानी हो जाएगी कि जी हाफ प्राइस आपने भरी और बाकी की आपने 6 महीने 1 साल की इंस्टॉलमेंट ली, आराम से पेमेंट करते रहे और बाइक भी आपकी हो गई। चीपर के हमारा हम बात करें सर, चीपर के अंदर फिर बात वही आ जाती है ना कि देखें, अगर आप उसकी कॉस्ट कटिंग के ऊपर चले जाएंगे तो फिर आपको क्वालिटी कम करनी पड़ेगी।
फिर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। 2007-8 के अंदर जब 70 आई थी तो उसकी प्राइस थी 40,000 रुपये या 38,000 रुपये ऐसे कह लें। डॉलर उस वक्त 60 रुपये का था। ठीक है जी, 60 रुपये का डॉलर था, 40,000 रुपये के हिसाब से लगाएं तो आज 5 गुना प्राइस बढ़ गई है, 300 पे डॉलर चला गया। आज वो बाइक होनी चाहिए 2 लाख रुपए की, मगर वो मार्केट में आपको 1,10,000 रुपए की मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी वैल्यू कम, क्वालिटी को खत्म किया। ओके, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज होता है। क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज हो गया, आपने 1,10 में चीज तो दे दी, मगर आज आप वो 1,10,000 वाली चीज को उस 2008 वाली चीज से कंपेयर करोगे तो कंपैरिजन ही नहीं है। उसका वेट, उसका डायमेंशन, उसका इंजन, सब कुछ अच्छा था, क्योंकि आपके यूजर की स्ट्रेंथ से वो बाहर निकलती गई तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। तो ये वजूहात हैं। लेकिन हम जो कोशिश करेंगे उसमें ऐसा नहीं। अब कुछ बाइक्स हमारे ऐसे थे जो हमारे स्कूटर्स में थे, तकरीबन 2,60,000 2,50,000 के हो गए थे। अभी हमारे इरादे के मुताबिक 195 190 के अंदर भी स्कूटर्स आ जाएंगे। इस रेंज के अंदर आप लेके आ रहे हैं। तो ये 70 के आसपास का इंजन होता है सर? इसके अंदर नहीं, इसके अंदर होता है 70 सीसी होता है, मगर इसमें बेल्ट ड्राइव इंजन होता है। अच्छा, बेल्ट ड्राइव इंजन, वो नॉर्मल इंजन चेन वाला नहीं होता। तो बेल्ट ड्राइव इंजन तो अभी आपने लॉन्च किया? जी ना? जी जी। इससे पहले ये चैन के ऊपर स्कूटर्स के अंदर तो पहले भी लॉन्च, हमने स्कूटर्स के अंदर 2019 में लॉन्च कर दिया था। सही, क्योंकि उस वक्त आ चुका था। फिर उसमें एडवांटेज ये होता है, जो बेल्ट इंजन होता है उसमें ना क्लच है ना गियर है, सिर्फ आपको एक्सीलेटर देना और ब्रेक दबाना है। तो दैट्स इट। वो फिर लेडीज के लिए ना इजी टू यूज हो जाता है। वो लाइक एज प्रोस्मेटिक हो गई गाड़ी पूरी। एग्जैक्टली उसी तरह से उसको प्रोस्मेटिक में भी आपको डी पे करना पड़ता है, इसमें से आपने स्टार्ट किया और एक्सेलरेट किया। सही, तो वो ज़्यादा कंफर्ट हो जाता है, बेहतरीन हो जाता है। गुड दैट। अच्छा, अब लास्ट में आप व्यूअर्स के लिए जो है कोई इस तरह का हवाले से जो लॉन्चिंग या कोई न्यू प्रोडक्ट्स या न्यू टेक्नोलॉजी के हवाले से शेयर करना चाहे तो कैमरा आपके हवाले। व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर हमें फॉलो करें, और हमारी जो नई, क्योंकि हमारे पास रेगुलर बेसिस के ऊपर पोस्टिंग्स होती हैं, और अभी इंशाल्लाह ताला हम शुरू करने वाले हैं, कुछ अपने गिव अवे सेशंस भी लगाने वाले हैं, जिसके अंदर व्यूअर्स के लिए और सब्सक्राइबर्स के लिए हम अपने पैकेजेस अनाउंस करेंगे, उनके लिए गिव अवेज लेकर आएंगे, और साथ में ज़फ़र भाई भी हमारे साथ ही हुआ करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आप हमें फॉलो करते रहें। जहाँ तक बात है नए मॉडल्स के लिए, तो आप इस चीज़ पे गहरी नज़र रखें। इंशाल्लाह ताला इसी साल तक आपको 400, 500, 800, 700, 600 इन 5 कैटेगरीज़ के अंदर आपको नए बाइक्स मिलेंगे, जिसमें आपको अच्छे साउंड्स मिलेंगे, अच्छे शेप्स मिलेंगे और अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। इसमें हम आपको तकरीबन 96 HP तक का भी बाइक इस साल लेकर आने वाले हैं, जो कि चाइनीज़ ओरिजिन के हिसाब से पाकिस्तान में वन ऑफ इट्स काइंड होगा इंशाल्लाह। अब इस प्रोग्राम के हवाले से कोई आप तक अप्रोच करता है कि बासित भाई अनविलिंग स्टार के हवाले से, वीनस के हवाले से, इस रेफरेंस से हम आए तो हमें क्या डिस्काउंट मिलेगा? सर, हमारी सबसे पहले कोशिश ये होती है कि हमारे जो कस्टमर थ्रू सोशल मीडिया या किसी भी प्रोग्राम के हवाले से आए, आपसे हमारी एक रग़बत बहुत पुरानी है, और जब हमने काम शुरू किया था तब से हमारी आपसे रग़बत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला कोई भी हमारे पास आएगा उसको हम अच्छा डिस्काउंट देंगे, साथ में उसको कुछ चीज़ें भी देंगे, जिसकी जैसे कि हेलमेट्स वगैरह हो गए, ये चीज़ें हम उनको देंगे, और इंशाल्लाह ताला उसके अंदर ये अब आप सुन लें, बासित भाई ने प्रॉमिस कर लिया है, बासित भाई आपको स्पेशल डिस्काउंट देंगे जस्ट ड्यू टू द विनर्स, जस्ट ड्यू टू द अनविलिंग स्टार। तो इस प्रोग्राम को देख के, इस प्रोग्राम के रेफरेंस से जब आप जाएंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द डिस्काउंट। ऐसे ही है बासित भाई? सर बिल्कुल ऐसे। दैट्स ग्रेट। लास्ट में कोई मैसेज आप देना चाहें? बस सर, मैंने तो रिगार्डिंग द बिजनेस, रिगार्डिंग द यंग जनरेशन, मेरे ख्याल में तो यंग जनरेशन को ये मैसेज देना ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस तरह से वो 70 को कुरंगी रोड के ऊपर लेट के चला रहे होते हैं, या फिर शराय फैसल के ऊपर संडे को चला रहे होते हैं, वो डेफिनेटली मैं उन सब यंग जनरेशन जो यंग बॉयज़ हैं उनका आगे हाथ जोड़ूंगा, भाई अपने माँ बाप का ख्याल करें प्लीज़, अपने माँ बाप के अलावा अपना ख्याल करें भाई। जब आपसे लेने के लिए आते हैं तो आप उस वक्त कोई इस तरह का एग्रीमेंट करा लिया करें। हमारे पास जो बाइक्स होते हैं ज़्यादातर, इसमें एक तो लोगों का जो माइंडसेट होता है ना, वो वैसे ही सेल्फ सेफ्टी की तरफ होता है। फिर हम भी उनको फोर्सफुल करते हैं कि जी आप इसके अंदर गियर्स अपने लें, हेलमेट्स लें और चलाएं, मगर वो जो 70 के ऊपर जो करके जा रहे होते हैं, मैं तो आज तक उस चीज़ पे परेशान रहता हूँ कि यार आप सोचो सही, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो, नहीं अपने बारे में सोचो यार। क्या मिल गया 5 मिनट का थ्रिल करके और अपनी जान को गवा के? तो ये बहुत बड़ा एक वो मसला है, और इसके ऊपर लोगों को सोचना चाहिए, उन लड़कों को सोचना चाहिए यार हम कर क्या रहे हैं। इसके लिए कोई स्पेशल मैसेज मैं आपसे कराना चाह रहा हूँ। ये स्पेशल मैसेज यही है कि भाई आप इस चीज़ को देखें, अपना रियलिटी चेक लें।
खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया, आपके पेरेंट्स को कौन देखेगा, और आप बच भी गए तो आपकी ज़िंदगी का क्या होने वाला है आगे। जो अल्ट्रेशन कर रहे हैं वो भी तो डेफिनेटली उसी मार्केट में बैठे हैं ना आपकी। यार मार्केट देखिए, अल्ट्रेशन अगर बाइक को करके दे रहे हैं, एक्स्ट्रा सिलेंडर लगा के दे रहे हैं। सर सिलेंडर एक्स्ट्रा नहीं, वो बहुत सारे जो वीक कारीगर है ना, वो सारे के सारे खुद भी बैठे हुए हैं। अच्छा, वो खुद भी ये चला रहे होते हैं। इनमें बहुत बहुत बड़ा ये माफिया है, और ये जिस तरीके से काम कर रहे हैं ये अच्छा नहीं है। मगर भाई बच्चों की जान से खेला जा रहा है सर, बच्चों की जान से खेला जा रहा है। बच्चे खुद भी खेल रहे हैं। मैं पता नहीं कितने लोगों को तो मैं देख चुका हूँ जो बच भी जाते हैं और किसी के हाथ चढ़ जाए तो फिर लोग उनकी धुलाई भी कर देते हैं इसी वजह से, क्योंकि भाई ये बहुत रिस्की चीज़ है। आप खुद भी चला रहे हो, खुदा ना खास्ता आप किसी एक ऐसे बंदे के अंदर चले गए जो अपनी रोजी रोटी के लिए जा रहा था, आप उसके अंदर घुस के चले गए, तो यार आपने अपना नुकसान तो किया, सामने पूरे खानदान का अपना नुकसान कर दिया। तो इस चीज़ को देखा जाए, मैं तो ये भी कहता हूँ कि हैवी बाइक्स को भी आप अपने तरीके से उनके ट्रैक के ऊपर एक इजाज़त के साथ उसको चलाया करें। ऐसे नहीं चलाया करें कि जी बस बाइक देखी और थ्रॉटल विद सेफ्टी इक्विपमेंट्स। सेफ्टी सबसे पहले होना चाहिए। डेफिनेटली डेफिनेटली। थैंक यू सो मच बासित भाई, यू आर वेलकम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का। ज़िंदगी रही, इंशाल्लाह आपको दोबारा तकलीफ़ देंगे, दोबारा बुलाएंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम होप सो आप सबको बहुत पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो वंस अगेन वी विल कॉल टू बासित भाई इन नेक्स्ट एपिसोड, और दोबारा उनसे फिर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें जानेंगे, इस वादे के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे, और स्पेशली विद द यंग जनरेशन कि वो जो थ्रिल करते हैं, वो जो लेट के बाइक चलाते हैं, वो जो व्हीलिंग करते हैं, चूँकि ख़ास तौर पे 14 अगस्त के ऊपर इस तरह की जो है ना कोई चीज़ देखने को नहीं मिलेगी इंशाल्लाह, इस प्रॉमिस के साथ। सी टू ऑल ऑफ़ यू, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।